रोहानिका को हंसते हुए देखकर एकांश प्यार से उसे देखकर मन ही मन कहता है, आपकी हंसी यूं ही बनाए रखूंगा मैं हमेशा। इतना कहकर वो रोहानिका को प्यार से देखने लगता है। रोहानिका की नज़र जब हंसते हुए एकांश पर जाती है तो उसे खुद को देखता पाकर अपनी भौहें उचकाकर वो उसे देखती है तो एकांश नामे से हिलाकर उससे बातें करने लगता है। बातें करते हुए उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। सांझ को रियाज उनके कमरे में दरवाज़ा नॉक करता है पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो रियाज थोड़ा तेज नॉक करता है जिससे दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। तो रियाज ज़्यादा ना सोचकर अंदर जाता है और रूहानिका को आवाज़ देने लगता है। पर रूहानिका और एकांश बालकनी में थे तो उन्हें रियाज के आने का और उसकी आवाज़ देने का पता नहीं चलता। रियाज लिविंग रूम से होते हुए कमरे में आता है तो उसे बालकनी से रूहानिका और एकांश के हंसने की आवाज़ आती है जिससे वो आगे बढ़कर बालकनी के दरवाजे पर टिककर उन दोनों को देखकर मुस्कुराता है। फिर चुपके से उनकी एक प्यारी सी तस्वीर खींच लेता है जिसमें रोहानिका किसी बात पर हंस रही थी और एकांश मुस्कुराते हुए उसे प्यार से देख रहा था। रियांश तस्वीर खींचकर आगे बढ़कर कहता है, भाभी मैं कब से आपको आवाज़ दे रहा हूँ और आप यहाँ बैठी हैं। उसकी आवाज़ सुनकर एकांश और रोहानिका उसे देखते हैं। फिर झूले से उठकर उसके पास जाते हैं तो रोहानिका कहती है, क्या हुआ, कुछ काम था। रियांश कहता है, नहीं भाभी, काम नहीं, बस अब नीचे चाय नाश्ते के लिए आप दोनों को बुला रहे हैं। एकांश कहता है, ओके तुम चलो हम आते हैं। रियांश उसकी बात मानकर वहां से चला जाता है। फिर एकांश रोहानिका से कहता है, चलिए नीचे चलते हैं। रोहानिका हामी भरते हुए उसके साथ कमरे से बाहर निकल जाती है। नीचे सब साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। राजवीर जी और रणविजय जी भी ऑफिस से आकर सबके साथ हॉल में बैठे चाय का लुत्फ उठाते हुए बातें कर रहे थे। तभी एकांश और रूहानिका वहाँ आते हैं तो स्वर्णा जी उन्हें बैठने को कहती हैं और सर्वेंट से उन्हें स्नैक्स देने को कहती हैं। सब खाते हुए एक दूसरे से बातें करने में मगन हो जाते हैं और समय का पता ही नहीं चलता। रात को सब साथ में हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं। फिर एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सोने चले जाते हैं। पर जाने से पहले सुबह 8 बजे सबको तैयार नीचे मिलने को कहते हैं क्योंकि सुबह 8 बजे उन्हें बीजापुर के लिए निकलना था। बीजापुर गांव में राठौर परिवार की पुश्तैनी हवेली थी और थोड़ी दूर पर उनके कुल देवता का मंदिर था। बीजापुर गांव चित्तौड़गढ़ में स्थित है। वहाँ का कल्चर आज भी पुराने राजस्थानी कल्चर जैसा है। इसलिए स्वर्णा जी रूहानिका को हर वक्त सिर पर पल्ला रखने को कहा था क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें खूब देखी जाती हैं। रात को सब जल्दी ही सो जाते हैं। वहीं रूहानिका भी आज सो जाती है। न जाने क्यों एकांत से बातें करके उसके दिल को सुकून मिल गया था और आज उसने पहल करते हुए बेड पर लेटकर एकांश का हाथ थाम लिया जिससे उसे फिर से एक सुकून भरी नींद का एहसास हुआ। वहीं एकांश रूहानिका को पहल करते देखकर खुश था। अगली सुबह सब जल्दी उठकर रेडी होकर हॉल में एकत्रित हो जाते हैं तो सावित्री जी कहती हैं, चलिए चलते हैं। उनकी बात सुनकर सब बाहर निकल जाते हैं तो एकांश अपना और रूहानिका का सारा सामान कार में रखकर जाकर अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। वहीं रियांश, शिवांश और नित्या जल्दी से अपना सामान उसकी डिग्गी में रखकर उसकी गाड़ी में पीछे बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सावित्री जी उन्हें अपने साथ चलने को ना कह दें और ऐसा अगर होता तो फिर पूरे रास्ते उन्हें खामोशी से बोर होकर जाना पड़ता और वो कुछ एंजॉय भी ना कर पाते। रूहानिका उन्हें पीछे बैठता देखकर खुद पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है और सावित्री जी, स्वर्णा जी और पूजा जी के साथ राजवीर जी की कार में बैठ जाती हैं। राजवीर जी और रणविजय जी अपना और बाकी सबका सारा सामान पीछे डिग्गी में रखते हैं तो राजवीर जी ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं और रणविजय जी पैसेंजर सीट पर। राजवीर जी सबसे पूछते हैं, सब बैठ गए तो चले। सावित्री जी पहले ईश्वर का नाम लेती हैं फिर उन्हें कार स्टार्ट करने को कहती हैं तो राजवीर जी और बाकी सब भी ईश्वर का नाम लेकर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा देते हैं। एकांश की कार में रियांश खुशी से कहता है, अच्छा हुआ जो हम आपके साथ बैठ गए भाई, अब हम यहाँ खूब मजे करेंगे। एकांश उसकी बात सुनकर इग्नोर कर देता है और रूहानिका से कहता है, आपको अगर कुछ खाना पीना हो तो बताइएगा, नाश्ता पीछे रखा है छोटी के पास। रूहानिका से रिला देती है। वहीं रियांश उसकी बात सुनकर नित्या को घूरते हुए कहता है, तुमने क्यों नहीं बताया कि नाश्ता तुम्हारे पास है। नित्या उसकी बात सुनकर कहती है, क्योंकि आपने पूछा ही नहीं। रियांश उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर उसे देखता है फिर कहता है, हर बात पूछी नहीं जाती मोटी, मुझे पता है तुम्हें सब अकेले खाना था इसलिए तुमने मुझे बताया नहीं।
नित्या गुस्से मुझसे घूर कर कहती है, खबरदार जो मुझे मोटी कहा तो। मैं कितनी पतली हूँ, मोटे तो आप हो गए हो खा खा कर। और मैंने इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि अगर बता देती तो आप घप करके सब खत्म कर डालते। फिर क्या हम सब आपका मुंह देखते। उसकी बात सुनकर रियाज की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो भी तहस में आकर कहता है, मैं तुम्हारी तरह पेटू नहीं हूँ जो इतना खाना अकेले खा जाऊं। ये तुम्हारी आदत है। और भूलो मत, जब भाई खाने में कुछ भी बनाते थे तो तुम सब अकेले अकेले सफा चट कर जाती थी और यहाँ नाम मेरा फंसा रही हो। उसकी बात सुनकर नित्या गुस्से में कुछ बोलने को होती है कि एकांत सख्ती से कहता है, बस चुप। अब अगर तुम दोनों में से किसी की भी आवाज़ सुनाई दी तो इस नाश्ते में से तुम दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर हम सब खाएंगे और तुम दोनों हमारा मुंह देखना। ओके। उसकी बात सुनकर दोनों अपने होठों पर उंगली रखकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे को खूंखार नजरों से घूरने लगते हैं। वहीं रुहानिका इन समय मुस्कुराकर उनकी लड़ाई देख रही थी। आज तक उसने कभी ऐसे किसी भाई बहन को लड़ते नहीं देखा था, क्योंकि उसका कोई सगा भाई या बहन तो था नहीं और बंस प्रिया के साथ उसका ऐसा रिश्ता था नहीं। बंस प्रिया भी हमेशा ज़्यादातर उससे दूर ही रहते और उनके कभी ऐसी लड़ाई नहीं होती थी, या हुई भी तो उसने कभी उसका अनुभव नहीं किया। रियांश और नित्या को ऐसे लड़ते देखकर उसे उनकी लड़ाई में छिपे प्यार का एहसास भी हो जाता है, जिससे वो मुस्कुरा देती है। तभी शिवांश, जो पीछे काफी देर से बैठा था, उनकी लड़ाई में पिस रहा था और खामोश था, वो नित्या से कहता है, न्यू, कुछ खाने को दो, भूख लग रही है मुझे। उसकी बात सुनकर नित्या एक लेज का पैकेट निकालकर उसे दे देती है। फिर खुद भी एक पैकेट निकालकर उसे खोलकर रुहानिका को देते हुए कहती है, भाभी ये लीजिए। रुहानिका पीछे मुड़कर उससे पैकेट लेती है, फिर झिझकते हुए अपने हाथ से चिप्स एकांश की तरफ बढ़ाती है तो एकांश एक पल को उसे देखता है, फिर आगे बढ़कर उसके हाथ से चिप्स खा लेता है, जिससे रुहानिका तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है। ऐसे करके रुहानिका खुद भी चिप्स खाती है और एकांश को भी खिलाती है। वहीं रियांश को नित्या चिप्स नहीं देती, जिससे रियांश एकांश से कहता है, भाई इस मोटी ने मुझे नहीं दिया खाने को। एकांश नित्या से कहता है, छोटी, रियांश को भी दो। नित्या उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर रियांश को भी एक पैकेट दे देती है, जिससे रियांश उसे जीभ चढ़ाकर पैकेट खोलकर चिप्स खाने लगता है। कुछ देर बाद चिप्स खत्म करके नित्या जीभ अपने होठों पर फिराकर कहती है, भाई मम्मा ने ना कल टेस्टी मटरी और खुरमा बनाए थे, तो वो भी खोल लूं। शिवांश उसकी बात सुनकर उसके सिर पर चपत लगाकर कहता है, अभी तो चिप्स खाया है न्यू, कुछ देर सब्र करो। उसकी बात सुनकर नित्या मुंह बनाकर बैठ जाती है तो रियांश कहता है, चलो ना कुछ खेलते हैं। शिवांश उत्सुकता से कहता है, क्या? रियांश को सोचकर कहता है, दम सेरेट्स या फिर अंताक्षरी। शिवांश कहता है, दम सेरेट्स खेलते हैं, अंताक्षरी तो बोरिंग हो जाएगा। वैसे भी वो तो बहुत कॉमन गेम है। उसकी बात पर रियांश भी हामी भरता है तो नित्या ही हामी भरती है। रियांश कहता है, मैं और भाभी एक टीम में हैं और तुम और न्यू एक टीम में। उसकी बात सुनकर नित्या कहती है, नहीं, मैं और भाभी एक टीम में और आप और शिवांश भाई एक टीम में। रियांश उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए कहता है, मैंने कहा ना भाभी मेरी टीम में होंगी। नित्या भी उसे घूरते हुए कहती है, और मैंने भी कहा ना भाभी मेरी टीम में होंगी। इससे पहले कि वो दोनों फिर से लड़ना शुरू करते, रुहानिका उन्हें टोकते हुए कहती है, मैं शिवांश की टीम में रहूंगी। उसकी बात सुनकर दोनों का चेहरा लटक जाता है। वहीं शिवांश को सोकर कहता है, थैंक यू भाभी। उसकी बात पर रुहानिका सिर्फ मुस्कुराकर रह जाती है। शिवांश कहता है, चलो अब गेम शुरू करते हैं। रियांश मुंह बनाकर कहता है, उसके लिए न्यू को मेरे पास बैठना होगा क्योंकि हमारी टीम एक है। उसकी बात सुनकर शिवांश नित्या को बीच में आने को कहता है और एकांश को कार स्लो करने को कहता है, तो एकांश कार स्लो करता है और नित्या बीच में आकर बैठ जाती है। वहीं शिवांश नित्या की जगह पर बैठ जाता है। रियांश और नित्या कुछ देर डिस्कशन करके शिवांश के कान में मूवी को बताते हैं और शिवांश को एक्टिंग करने को कहते हैं। वहीं शिवांश मूवी का नाम सुनकर बच्चों जैसी शक्ल बनाकर कहता है, ये तो बहुत टफ है, आप दोनों मुझसे बदला ले रहे हो ना? रियांश सातिर मुस्कान के साथ कहता है, हाँ, क्योंकि तुमने भाभी को अपनी टीम में ले लिया, इसलिए भुगतो। नित्या भी रियाज की बात सुनकर एक तीखी मुस्कान शिवांश को देती है। शिवांश उसकी बात सुनकर मुंह बिगाड़ता है, फिर सीरियस होकर अपनी दो उंगलियों से इशारा करके रुहानिका को मूवी के वर्ड्स बताता है। रुहानिका उसे देखकर कहती है, 2 वर्ड्स की मूवी है। शिवांश
उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाकर एक जानवर की एक्टिंग करता है। तो रोहानिका उसे देखकर कहती है, कोई एनिमल है मूवी में, इसका मतलब हॉलीवुड है। शिवांश खुश होकर हाँ में सिर हिलाता है, फिर आगे एक्टिंग करने के लिए कुछ सोचने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आता, पर फिर भी वो अपनी उंगली से उसे सेकंड बर्ड बताते हुए बाहर की तरफ इशारा करता है। रूहानिका बाहर देखती है जहाँ पूरे रास्ते हरियाली छाई हुई थी। यह देखकर वो कंफ्यूज होकर कहती है, हॉलीवुड में ऐसी कौन सी मूवी है जिसमें ऐसा कुछ हो? अच्छा रुको मैं सोचती हूँ। इतना कहकर वो सोचने लगती है। काफी देर तक शिवास एक्टिंग करता है पर रूहानिका को कुछ समझ में नहीं आता। तभी रियाज टेढ़ा मुस्कुराकर कहता है, टाइम्स अप। उसकी बात सुनकर शिवास का मुंह लटक जाता है। वही नित्या खुश होकर ताली बजाकर कहती है, ये हम जीत गए। रूहानिका कहती है, वैसे कौन सी मूवी थी? रियाज हंसते हुए कहता है, अरे भाभी जुरासिक पार्क थी और उसकी एक्टिंग भी नहीं कर पाया ये सिर्फ। रूहानिका उसकी बात सुनकर शिवास की तरफदारी करते हुए कहती है, हाँ तो मूवी भी तो टफ थी। अब जुरासिक पार्क में भला कोई क्या एक्टिंग कर सकता है? उसने उसकी तरफ से पूरी कोशिश की पर मैं ही समझ नहीं पाई, तो इसमें उसकी क्या गलती है? रूहानिका को शिवांश की साइड लेता देखकर शिवांश खुश हो जाता है। वहीं रियांश और नित्या शिवांश को घूरने लगते हैं। रूहानिका कहती है, चलो अब हम दोनों मूवी देंगे और रियांश तुम एक्टिंग करना और न्यू मूवी गैस करेगी, ओके? इतना कहकर वो शिवांश से कुछ देर डिस्कशन करके उसके कान में मूवी का नाम बताती है, जिसे सुनकर शिवांश खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता था नित्या इस मूवी को गैस नहीं कर पाएगी। फिर रूहानिका अपने फ़ोन से रियांश को मैसेज करके मूवी का नाम भेजती है। क्योंकि नित्या बीच में बैठी थी, तो अगर वो लोग रियांश को मूवी का नाम बताते तो नित्या सुन लेती। लेकिन वो शिवांश को नित्या की आंखें बंद करने का कहकर रियांश को मूवी का नाम मैसेज कर देती है। रियाज मूवी का नाम देखकर चिढ़कर कहता है, ये तो चीटिंग है। एकांश जो कि कब से उनकी बातें सुन रहा था और उनका गेम एंजॉय कर रहा था, वो कहता है, इसमें चीटिंग कैसी? पहले तुमने भी तो टफ नेम दिया था शिव को, तो आई थिंक अब तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर रियाज मुंह बनाता है, फिर नित्या को देखकर अपनी 3 उंगलियां दिखाकर उसे मूवी के वर्ष कितने हैं ये बताता है। नित्या कहती है, ओह 3 वर्ष की मूवी, वैसे हॉलीवुड है या बॉलीवुड? रियांश अपना थंब ऊपर की तरफ कर कर इशारा करता है, जिससे नित्या कहती है, अच्छा बॉलीवुड है, पुरानी है या नहीं? रियांश उसकी बात सुनकर चिढ़कर कहता है, ऐसी है जो तुम बता नहीं पाओगी। उसकी बात सुनकर नित्या उसे चैलेंज देते हुए कहती है, अब तो मैं बताकर रहूंगी, आप आगे की एक्टिंग करिए। रियांश अपने हाथ को दूसरे हाथ से काटने की एक्टिंग करता है, जैसे कोई सुसाइड कर रहा हो। यह देखकर नित्या कहती है, यह सुसाइड वाली मूवी है क्या, या फिर इसके किसी वर्ड में सुसाइड है? उसकी बात सुनकर रियांश नाम में सिर हिलाकर अपनी मांग भरने की एक्टिंग करता है, जिसे देखकर नित्या कंफ्यूज होकर कहती है, मांग भरो मेरी, ये कैसी मूवी है? मैंने तो आज तक ऐसी मूवी नहीं देखी और ना ही इसका नाम सुना है। उसकी बात सुनकर रुहानिका और शिवांश की हंसी छूट जाती है। वहीं रियांश हल्का चिढ़कर कहता है, देवी तुमसे ना हो पाएगा। फिर रुहानिका से, भाभी मैं हार मानता हूँ क्योंकि ये देवी नहीं बता पाएंगी, बस मेरी एनर्जी वेस्ट होगी। रुहानिका अपनी हंसी रोककर कहती है, नित्या मूवी का नाम खून भरी मांग था। उसकी बात सुनकर नित्या अपनी नाक सिकोड़कर कहती है, खून भरी मांग? मैंने तो आज तक ऐसी कोई मूवी नहीं देखी। इतना अजीब नाम कौन रखता है मूवी का? उसे ऐसे मुंह बनाते देखकर एकांश रुहानिका और शिवांश हंस देते हैं। वहीं रियांश अपने हारने पर नित्या को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगता है। जहाँ एकांश की कार में सब हंसते खेलते सफर एंजॉय कर रहे थे, वहीं राजवीर जी की कार में खामोशी छाई थी, जो कि पूजा जी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पूजा जी स्वर्णा जी के कान में फुसफुसाती हैं, दीदी आपने मुझे इस कार में बैठने को क्यों कहा? अब देखिए ना, माँ जी की वजह से हम कुछ एंजॉय भी नहीं कर रहे हैं और वहाँ एकांश की कार में सब कुछ खेल रहे होंगे। स्वर्णा जी उनकी बात सुनकर कुछ कहने को होती हैं कि सावित्री जी अपनी कठोर आवाज में कहती हैं, कुछ कहा आपने छोटी बहू? पूजा जी उनकी बात सुनकर हड़बड़ाकर कहती हैं, नहीं तो माँ जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। रणविजय जी पूजा जी को मिरर से देखकर नामे से हिला देते हैं। फिर सावित्री जी से कहते हैं, माँ क्यों ना कुछ देर कहीं रुककर कुछ खा लिया जाए। सावित्री जी उनकी बात पर हामी भरती हैं, तो रणविजय जी एकांश को फोन करके आगे किसी ढाबे पर रुकने को कहते हैं। कुछ देर बाद सब ढाबे पर रुककर थोड़ा सा रेस्ट लेकर कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, फिर वापस कार में बैठकर
अपना सफ़र शुरू करते हैं। करीब दोपहर में एकांश बीजापुर की पुश्तैनी हवेली के सामने अपनी कार रोकता है तो रोहानिका माँ की हवेली देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। वो हवेली पूरे राजस्थान की सबसे पुरानी हवेली थी, पर वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे एक बार देख ले तो बस देखता रह जाए। पूरी हवेली चीख चीख कर अपने रॉयल होने का सबूत दे रही थी। रोहानिका माँ की सुंदरता में खोई सब भूल कर इधर उधर देखे जा रही थी। तभी राजवीर जी की कार भी रुकती है और सब उसमें से उतरते हैं तो सामने से एक उम्र दराज महिला अपने साथ सोना जी की उम्र की एक महिला को लेकर बाहर आती हैं। उनके पीछे रोहानिका की उम्र की एक लड़की और नित्या की उम्र की एक लड़की आती है। उन सबने राजस्थानी घाघरा चोली पहन रखा था और सिर पर पल्ला ले रखा था। वो उम्र दराज महिला को देखकर सावित्री जी अपने सिर पर पल्ला रखकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर उनके गले मिलकर कहती हैं, खम्बा घड़ी जीजी कैसी हैं आप? वो उम्र दराज महिला कहती है, घड़ी खम्बा हम अच्छे हैं सावित्री, और आप कैसी हैं? सावित्री जी उनसे अलग होकर कहती हैं, हम भी अच्छे हैं। तब तक स्वर्णा जी और पूजा जी भी अपने सिर पर पल्ला रख लेती हैं। फिर स्वर्णा जी और राजवीर जी उनके पैर छूते हैं। उसके बाद रणविजय जी और पूजा जी उनके पैर छूते हैं तो वो एक सौंदर्य मुस्कान के साथ भर भर कर सबको आशीर्वाद देती हैं। सावित्री जी रूहानिका को उनके सामने लाकर कहती हैं, ये हमारी पोता वो रूहानिका है। रूहानिका घूंघट लेकर झुककर उनके पैर छूती है तो वो उम्र दराज महिला उसके सर पर हाथ फेर कर कहती हैं, सदा सुहागन रहो। वैसे सावित्री बड़ी चोखी और सुंदर लुगाई लाई हैं आप हमारे एकांश के लिए। उनकी बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। वहीं रूहानिका अपनी पलकें झुका लेती हैं। फिर सावित्री जी रूहानिका को उन उम्र दराज महिला से मिलवाते हुए कहती हैं, रूहानिका ये है मेरी जेठानी और एकांश की बड़ी दादी गायत्री सिंह राठौर। दूसरी महिला की तरफ इशारा करके, और यह है इनकी बहू कौशल्या सिंह राठौर। फिर रूहानिका की उम्र की लड़की की तरफ इशारा करके, यह है कौशल्या की बहू संध्या सिंह राठौर। फिर नित्या की उम्र की लड़की की तरफ इशारा करके, और यह है कौशल्या की बेटी ईशानी सिंह राठौर। रूहानिका सबसे पहले कौशल्या जी के पैर छूती है, फिर संध्या के पैर छूने के लिए झुकती है, पर संध्या उसे रोककर गले लगा लेती है। फिर वो ईशानी के भी पैर छूने के लिए झुकती है, पर ईशानी भी उसे गले लगा लेती है। बाकी सभी मुस्कुराकर सबसे मिलते हैं और गायत्री जी और कौशल्या जी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। गायत्री जी कहती हैं, सब अंदर आइए। उनकी बात सुनकर सब अंदर की ओर बढ़ जाते हैं। सब आगे आगे बढ़ गए थे। वहीं रूहानिका आराम से गौर से इधर उधर सब देखते हुए बढ़ रही थी और एकांश भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी अचानक कोई लड़की आती है और रूहानिका को धक्का देकर एकांश के गले लग जाती है। वहीं रूहानिका धक्का लगने की वजह से हैरानी से पीछे मुड़ती है तो एकांश को किसी और लड़की के गले लगाए देखकर उसके दिल में एक टीस उठती है और आंखों में नमी का एक कतरा उभर जाता है, जिससे अनजान वो एकटक एकांश और उस लड़की को देखने लगती है। एकांश अचानक किसी के गले लगने पर हड़बड़ा जाता है, पर तभी उसकी नज़र रूहानिका पर जाती है जो एकटक उसे ही देख रही थी। रूहानिका को देखते ही एकांश उस लड़की को खुद से दूर कर देता है। वो लड़की उसे देखकर मुस्कुराकर कहती है, हेलो एकांश, मैं याद हूँ आपको या मुझे भूल गए? उसकी आवाज़ सुनकर एकांश उसे देखता है, फिर कुछ देर सोचने के बाद कहता है, आप नन्ही तो नहीं? नन्ही मुस्कुराकर कहती है, चलो कम से कम मेरा नाम तो याद है आपको, वरना मुझे तो लगा था जैसे आप कभी हालचाल नहीं लेते उस हिसाब से शायद आप मुझे भूल ही गए होंगे। एकांश झेप कर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, बस काम में व्यस्त हो गया था तो। नन्ही उसकी बात पर मुस्कुराकर कहती है, इट्स ओके, मैं मजाक कर रही थी, आप शर्मिंदा मत होइए। अच्छा और बताइए, इतने समय बाद आप यहाँ आए हैं, सो कैसा लगा हमारा गांव? काफ़ी बदलाव आ गया है ना? एकांश हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, जी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया है, पर अगर कुछ नहीं बदला तो यहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन। नन्ही उसकी बात पर मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी जब कल आई थी तो सब कुछ काफ़ी बदला बदला लगा, लेकिन यहाँ की संस्कृति आज भी पुरानी ही है। एकांश उसकी बात पर कहता है, आप यहाँ कल आई हैं? आप जयपुर में रह रही हैं? नन्ही कहती है, जी मैं जयपुर में ही रह रही हूँ। खैर चलिए अंदर चलते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। उसकी बात सुनकर एकांत सिर हिलाकर आगे बढ़ने को होता है तो उसकी नज़र रूहानिका पर जाती है। वो नन्ही से बातें करने में इतना व्यस्त हो गया था कि उसका ध्यान रूहानिका से पूरा हट चुका था।
जिससे वो खुद को मन ही मन कोसता है। पर फिर आगे बढ़कर रुहानिका के पास जाकर उसका हाथ थामकर उसे नन्ही से मिलवाते हुए कहता है, नन्ही, इनसे मिलिए, ये है मेरी बीवी रुहानिका एकांत सिंह राठौर। एकांत की बात सुनकर नन्ही के चेहरे की रौनक और मुस्कुराहट एक पल को गायब हो जाती है। पर फिर वो खुद को संभाल कर मुस्कुराकर कहती है, हेलो रुहानिका। रुहानिका, जो कि एकांत के अचानक कहने पर हड़बड़ा गई थी, खुद को संभाल कर कहती है, नमस्ते। उसके नमस्ते बोलने पर नंदी भी मुस्कुराकर कहती है, नमस्ते। एकांश रुहानिका से कहता है, रुहानिका जी, ये नन्ही है, मेरी बचपन की दोस्त, बड़ी माँ कौशल्या जी की बहन की बेटी है। अक्सर हम सब गर्मी छुट्टियों में यहाँ आकर समय बिताते थे, तभी इनसे मेरी दोस्ती हुई थी। उसकी बात सुनकर रुहानिका जबरदस्ती हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाती है। फिर एकांश कहता है, चलिए अब अंदर चलते हैं। उसके इतना कहते ही रुहानिका एकांश के साथ अंदर की ओर बढ़ जाती है। वहीं नन्ही भी अपने जज्बातों पर काबू पाकर नकली मुस्कान के साथ अंदर बढ़ जाती है, जो कि रुहानिका नोटिस कर लेती है। उसके मन में नन्ही को लेकर कुछ डाउट्स आ जाते हैं। अंदर सब हाल में बैठे एकांश और रुहानिका के आने का ही इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें आते देखकर स्वर्णा जी एकांश से कहती हैं, कहाँ गए थे तुम दोनों? एकांश कुछ कहता उससे पहले ही नन्ही कहती है, मैं मिलने लगी थी ना दोनों से, इसलिए समय लग गया आने में। उसकी आवाज़ सुनकर सब एकांश के पीछे देखते हैं, जहाँ नन्ही खड़ी होती है। नन्ही आगे बढ़कर सभी बड़ों से मिलती है, फिर बानर सेना से भी मिलती है। पर बानर सेना को वो याद नहीं थी, इसलिए वो लोग ज़्यादा कुछ बात नहीं करते नन्ही से। गायत्री जी कहती हैं, अच्छा, अब आप सब अपने अपने कमरे में आराम करिए। दोपहर का खाना भी कमरे में खा लीजिएगा। शाम को चाय पर सब मिलेंगे, क्योंकि कल के कार्यक्रम के लिए आपके कपड़ों के लिए कुछ लोग आएंगे। उनकी बात सुनकर सब हामी भरते हैं तो गायत्री जी सर्वेंट से कहकर उन्हें उनका रूम दिखाने को कहती हैं और खुद सावित्री जी के साथ अपने कमरे में चली जाती हैं। दरअसल गायत्री जी और सावित्री जी में एकदम बहनों की तरह प्यार था। दोनों जब भी मिलती, मिलकर ढेर सारी गप्पे लड़ाती, जैसे सहेली या बहनें लड़ाती हैं। सब अपने अपने कमरे में फ्रेश होने चले जाते हैं। वहीं रियास और शिवांश तो अपने रूम में आते ही बिना चेंज करे बेड पर पसर जाते हैं, क्योंकि वो कार में बैठे बैठे थक गए थे। नित्या भी संध्या के साथ उसके कमरे में जाकर फ्रेश होने चली जाती है। एकांश और रुहानिका भी अपने कमरे में आते हैं तो एकांश सर्वेंट के द्वारा लाया उनका सारा सामान अंदर रखता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वहीं रुहानिका बिना कुछ बोले खामोशी से अपने कपड़े बैग से निकालती है, फिर बाथरूम चली जाती है। एकांश रुहानिका को खामोश देखकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि कार में तो वो उससे बातें कर रही थी, फिर अचानक क्या हो गया? यह सोचकर एकांश बेड पर बैठकर रुहानिका के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद रुहानिका चेंज करके बाहर आती है और एकांश को इग्नोर करके अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाने लगती है, क्योंकि सुबह उसने जल्दी जल्दी में अपना फ़ोन चार्जिंग पर नहीं लगाया था, तो उसकी बैटरी लो थी। एकांश खुद को इग्नोर होता देखकर कुछ कहने जाता है, पर फ्रेश होकर बात करने का सोचकर अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चला जाता है। एकांश को बाथरूम जाते देखकर रुहानिका गुस्से में पिलो बेड पर पटकती है और मुंह फुलाकर बैठ जाती है। फिर खुद ही अपने बर्ताव को याद करके कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है? आज तक मैंने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया, क्यों मुझे नन्ही के गले लगाने पर प्रॉब्लम हो रही है? आखिर वो है तो सिर्फ एकांश जी की दोस्ती ना, पर फिर भी उसे ऐसे गले नहीं लगना चाहिए था। क्या उसे नहीं पता कि अब एकांश जी की शादी हो चुकी है और उनकी वाइफ को बुरा लग सकता है? पर मुझे ऐसा लगता है शायद नन्ही के दिल में एकांश जी के लिए कुछ फीलिंग्स थी, तभी तो उनकी शादी का नाम सुनते ही उसके चेहरे की चमक गायब हो गई थी। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी? पर एक तरह से देखा जाए तो ठीक ही है। वैसे भी मेरा अतीत जानने के बाद वो मुझे छोड़ ही देंगे। कम से कम अब उनके पास नन्ही आ जाएगी तो वो आसानी से मूव ऑन तो कर पाएंगे ना। पर मेरा क्या होगा? फिर मैं तो अकेली हो जाऊंगी। मैं अकेले कैसे रहूंगी? इतना कहते उसकी आंखों में नमी आ जाती है। तभी एकांश बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है, जिससे रोनिका जल्दी से अपने आप को संभाल कर लेट जाती है। एकांश जब बाहर आता है तो उसकी नज़र बेड पर लेटी रोनिका पर जाती है। उसे लेटे देखकर एकांश को सोचकर उसकी तरफ बढ़ जाता है। एकांश को अपने पास आता देखकर रोनिका की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जिनकी आवाज़ खामोशी की वजह से पूरे कमरे में गूंज उठती है। रोनिका की दिल की तेज धड़कनें सुनकर एकांश मन ही मन मुस्कुराता है, पर फिर आगे बढ़कर उसके पास बैठकर कहता है, क्या बात है? रोनिका उसकी बात सुनकर नजरें चुराकर कहती है,
क्या बात है, कुछ भी तो नहीं है। एकांश अपने हाथ से रूहानिका की चिन को पकड़कर कहता है, जब कुछ नहीं है तो मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही और मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। उसकी बात सुनकर रूहानिका एक पल उसे देखती है, पर फिर गुस्से से उठकर बेड पर अच्छे से बैठकर कहती है, एक तो गलती भी आप ही करते हैं, फिर मैं नाराज़गी दिखाऊं तो कहते हैं कि मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हूँ। रोनिका का ऐसा रूप एकांश ने पहली बार देखा था, इसलिए वो भी थोड़ा डर गया था, पर फिर खुद को संभाल कर कहता है, पर मेरी गलती क्या है। रूहानिका उसे घूरते हुए कहती है, आपको सच में नहीं पता कि आपने क्या किया है। एकांश मासूमियत से नामे सिर हिलाता है, तो रूहानिका का गुस्सा उसकी मासूमियत देखकर पिघल जाता है, इसलिए वो धीरे से कहती है, आपने नन्ही को गले क्यों लगाया। उसकी बात सुनकर एकांश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे छिपाकर वो रूहानिका से कहता है, वो मेरी दोस्त है ना, इसलिए। रूहानिका उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर कहती है, हाँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे गले लगाएंगे। अब आपकी शादी हो गई है, कम से कम आपको ये तो समझना चाहिए ना। एकांश को रूहानिका की बातें सुनकर मजा आता है, इसलिए उसका रूहानिका को तंग करने का मन करता है। इसलिए वो बेचारी सी शक्ल बनाकर कहता है, अब मैं क्या करूं, नन्ही है ही इतनी अच्छी, देखा नहीं आपने, जब मैं उससे बात कर रहा था तो आपको भी एक पल के लिए भूल गया था। सी इज़ सो ब्यूटीफुल। बचपन में तो खूबसूरत थी ही, पर अब तो और भी खूबसूरत हो गई है। इतना कहकर वो और बड़ा चढ़ाकर नन्ही की अच्छाई बयान करने लगता है। एकांश की बातें सुनकर रूहानिका अपनी तुलना नन्ही से करने लगती है। सही तो कहा था एकांश ने, नन्ही वाकई बहुत खूबसूरत थी, पर रूहानिका वो तो एक मामूली सी दिखने वाली लड़की थी, जिसके कुछ भी खास नहीं था। ना ही वो आजकल की लड़कियों की तरह पतली थी, वो तो एक आम सी दिखने वाली लड़की थी, जो ना तो ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा मोटी थी, पर मीडियम थी। पर हाँ, उसमें अगर वो कभी साड़ी या सूट पहनती तो उसके ऊपर वो बहुत खिलता था, पर अगर वो जीन्स टॉप पहनेगी तो क्या वो भी ऐसे ही खिलेगा। रूहानिका ने अपने होश संभालने के बाद से ही सूट पहनना शुरू कर दिया था। उसे जीन्स टॉप पहनना ज़्यादा पसंद नहीं था। उसके पीछे भी एक कारण था, और वो था उसका अतीत। एकांश की बातें सुनकर रूहानिका को आज पूरी तरह से रियलाइज हो गया था कि वो कहीं से भी एकांश के लायक नहीं है, क्योंकि एकांश भी दिखने में काफ़ी हैंडसम था। उसके सामने रूहानिका का कोई मुकाबला नहीं था। हाँ, पर उसकी जोड़ी नन्ही के साथ जरूर अच्छी लगती, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की तरह खूबसूरत और एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे, और वो कहीं से भी एकांश के लिए परफेक्ट नहीं थी, कहीं से भी नहीं। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं एकांश दूसरी तरफ अपनी धुन में बोले जा रहा था, तभी उसकी नज़र रूहानिका पर पड़ती है, जो अपने आंसुओं को छिपाने की लाख कोशिश कर रही थी, पर तब भी उसके आंसू बहे जा रहे थे। रूहानिका के आंसू देखकर एकांश का दिल तड़प उठता है। वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था, पर उसे नहीं पता था कि रूहानिका उसके मजाक को इतना सीरियस ले लेगी। इसलिए वो मन ही मन खुद को कोसने लगता है। फिर रूहानिका को कंसोल करने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, रूहानिका पीछे हटकर उसे रोकते हुए रुंधे गले से कहती है, इट्स ओके, मैं जानती हूँ मुझ में बहुत सी कमियां हैं और मैं आपके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, पर मैं क्या करूं, मेरी वजह से आपको इस अनचाहे रिश्ते में बंधना पड़ गया है। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी एकांश जी, मेरे पापा की वजह से आपको मुझ जैसी लड़की से शादी करनी पड़ी। आई नो, आपको तो मुझे अपने साथ बाहर ले जाने में भी शर्म आएगी, क्योंकि लोग मुझे आपके साथ देखकर बहुत मजाक उड़ाएंगे, पर मैं भी क्या कर सकती हूँ अब, लेकिन इतना ज़रूर कर सकती हूँ, अगर आपको मुझे छोड़ना है। उसने इतना कहा ही था कि एकांश उसके होंठ पर उंगली रख देता है, जिससे रूहानिका अपनी नज़र उठाकर उसे देखती है, तो एकांश की लाल आंखें देखकर अंदर तक कांप जाती है। एकांश रूहानिका की बातें सुनकर शॉक्ड था। उसने कभी नहीं सोचा था रूहानिका इतने आगे तक ले जाएगी उसके एक छोटे से मजाक को। रूहानिका इतने दिनों से उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी, ऐसे में वो कैसे बिना रूहानिका के रहेगा। उसने कैसे इतनी आसानी से कह दिया कि उसे छोड़ दो। क्या इतने समय में रूहानिका के दिल में एकांश के लिए कोई एहसास नहीं जगे। यह सोचकर एकांश का दिल भारी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। एकांश रूहानिका के होंठ से उंगली हटाकर सर्द आवाज में कहता है, मुझे लगा था शायद इतने समय बाद आपके दिल में कुछ एहसास, कुछ जज्बात तो जगे होंगे मुझे लेकर, पर शायद मैं गलत था। मैंने कभी सपने में भी आपको छोड़ने का नहीं सोचा। आपने कहा मुझे अपना अतीत बताने में थोड़ा वक्त चाहिए, मैंने आपको दिया। आपने मुझे कहा मुझे इस रिश्ते में थोड़ा वक्त चाहिए,
मैंने आपको दिया। आज तक कभी अपनी मर्जी आप पर नहीं थोपी। फिर भी आपको लगा कि मैं आपको छोड़ दूंगा। मुझे नहीं पता रूह कि आपके अतीत में ऐसा क्या है जो आप हर बार मुझे खुद से दूर कर देती है। पर प्लीज़, आपसे हाथ जोड़कर पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स और मेरे जज्बात का मजाक मत उड़ाइए। क्या आपको मेरी आंखों में अपने लिए कोई जज्बात नहीं दिखते? क्या आपको मेरी फिक्र में कोई प्यार नहीं दिखता? इतना कहकर वो रुहानिका की आंखों में झांकता है। वहीं रुहानिका एकांश के इस कन्फेक्शन से शॉक्ड थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एकांश उसके लिए कोई जज्बात अपने दिल में रखता है। उसे तो अब तक लगा था शायद ये सब एकांश अपने परिवार और उसके पापा के किए वादे की वजह से कर रहा है। पर आज उसके मुंह से सब सुनकर वो शॉक्ड थी। एकांश रुहानिका को खामोश देखकर फीका मुस्कुराकर कहता है, इट्स ओके, टेक योर टाइम। इतना कहकर वो उठने को होता है कि रुहानिका उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है। एकांश, जो कि अपनी आंखों की नमी छिपाने के लिए उठा था, वो नजरें चुराकर कहता है, क्या हुआ? रुहानिका उसकी बात सुनकर बिना कुछ बोले आगे बढ़कर उसके सीने से लग जाती है। रुहानिका के अचानक गले लगने पर एकांश शॉक्ड हो जाता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और हाथ हवा में रह जाते हैं। वहीं रुहानिका जब खुद पर एकांश के हाथ महसूस नहीं करती तो उससे अलग होने लगती है, पर एकांश झट से उसके इर्द गिर्द अपने हाथ रखकर उस पर अपनी पकड़ कस लेता है और उसके सिर पर अपनी चिन टिकाकर अपनी आंखें मूंद लेता है। वहीं रुहानिका एकांश की बाहों में सुकून महसूस करती है और अपनी आंखें मूंद लेती है। कुछ समय बाद तक दोनों एक दूसरे की बाहों में कैद रहते हैं। फिर रुहानिका अपनी आंखें खोलकर एकांश से दूर होने लगती है तो एकांश भी अपनी आंखें खोलकर उस पर से अपने हाथ हटाकर अलग होता है। फिर दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। पर रुहानिका हिम्मत जुटाकर एकांश को देखकर धीरे से कहती है, क्या आपने अभी जो कहा वो सच था? एकांश उसकी बात सुनकर उसे देखकर कहता है, आपको क्या लगता है? रुहानिका उसकी आंखों में देखकर कहती है, मुझे लगता है सब सच था। एकांश जब उसकी बात सुनता है तो उसका दिल खुशी से भर जाता है, यह सोचकर कि रुहानिका को उस पर विश्वास है। पर वो यह खुशी अपने चेहरे पर जाहिर नहीं करता है और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अपना चेहरा फेर लेता है। रुहानिका उसकी नाराजगी देखकर कहती है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए था। उसकी बात सुनकर एकांश उसे देखता है तो वो आगे कहती है, ये शादी पापा की वजह से हुई थी, आप भी जानते हैं और मैं भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा शायद आप ये रिश्ता उनकी वजह से और अपनी फैमिली की वजह से निभा रहे हैं। आई नो, मैंने बहुत गलत कहा, पर मैं क्या करूं, मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ, इसी वजह से मैंने वो सब कह दिया। उसकी बात सुनकर एकांश कहता है, हाँ वो तो दिख ही गया। मैं समझ गया कि आप बहुत ओवर थिंक करती हो और ओवर थिंक करने से कभी रिश्ते चलते नहीं बल्कि टूट जाते हैं। क्या आप चाहती हैं कि हमारा रिश्ता भी टूट जाए? उसकी बात सुनकर रुहानिका झट से कहती है, नहीं तो, बल्कि मैं तो ये रिश्ता खो भी नहीं सकती, क्योंकि इसकी वजह से मुझे और भी कई रिश्ते मिले हैं, इसलिए ये रिश्ता मेरे लिए बहुत कीमती है। एकांश उसकी बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराता है, पर फिर बाहर से खुद को सख्त दिखाकर कहता है, लास्ट टाइम आपको छोड़ रहा हूँ, अब से अगर ऐसी बात की तो फिर माफ़ नहीं करूँगा। रुहानिका अपने गले को पिंच करते हुए मासूमियत से कहती है, सच्ची, आज के बाद ऐसी बातें कभी नहीं करूँगी, प्रॉमिस। एकांश उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा देता है, फिर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, रू, यू आर सो स्पेशल, आप किसी से कम नहीं है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, मुझ में भी है। पर क्या इसमें मैं खुद को किसी से कम आंकूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है सब एक जैसे तो हो नहीं सकते। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। कोई किसी चीज़ में अच्छा है तो कोई किसी और चीज़ में। पर इसका मतलब वो तो नहीं कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करें और फिर खुद को उससे कम समझें। और रूह रही बात आपकी, तो आप बहुत स्पेशल हैं, बहुत खूबसूरत हैं। पता है, जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तभी मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। भले ही आप उस वक्त रो रही थी, पर आपकी मासूमियत आपके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आपका पापा जी के लिए प्यार आपके चेहरे पर साफ झलक रहा था, जिसने मुझे मजबूर कर दिया आपकी तरफ आकर्षित होने में। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेरी पत्नी की जगह आपके सिवा कोई नहीं ले सकता, और आप पहले भी मेरे लिए स्पेशल थी, अब भी, और आगे भी रहेंगी। और मुझे कभी आपको अपने साथ ले जाने में शर्म नहीं आएगी, पर प्राउड होगा
क्योंकि आपसे ज़्यादा सुलझी हुई खूबसूरत और समझदार लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती। रही बात अतीत की, तो चाहे कुछ भी अतीत हो, मेरा नज़रिया आपके प्रति कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो जो कुछ भी था आपका पास्ट था। समझी माई स्पेशल वन। इतना कहकर वो रूहानिका की नाक प्यार से खींचता है, जिससे रूहानिका, जो कि उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो गई थी, वो नम आंखों से उसे देखकर मुस्कुरा देती है। तभी कोई दरवाज़ा नॉक करता है, जिससे एकांश उठकर दरवाज़ा खोलता है, तो सामने एक सर्वेंट को खाने की ट्रॉली लिए खड़े देखकर उसे अंदर आने का इशारा करता है। सर्वेंट अंदर आकर ट्रॉली कमरे में रखकर सिर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। एकांश दरवाज़ा बंद करके अंदर आता है, फिर रूहानिका से कहता है, चलिए खाना खा लेते हैं। रूहानिका हाँ में सिर हिलाकर बेड से उठकर हाथ धोकर आकर खाना टेबल पर लगाती है और सोफे पर बैठ जाती है। तो एकांश भी उसकी बगल में बैठता है। फिर रूहानिका उसकी प्लेट में खाना निकाल कर उसे देती है और खुद अपनी प्लेट में खाना निकाल कर खाने लगती है। दोनों खामोशी से अपना खाना ख़त्म करते हैं। खाना खाकर रूहानिका सब कुछ ट्राली में वापस रख देती है, तो एकांश कहता है, आप इसे नीचे मत ले जाइएगा, सर्वेंट खुद आकर ले जाएंगे। उसकी बात पर रूहानिका सिर हिलाकर अपने हाथ धोने चली जाती है। हाथ धोकर जब रूहानिका बाहर आती है, तो एकांश भी हाथ धोने चला जाता है। हाथ धोकर जब एकांश बाहर आता है, तो उसकी नज़र बालकनी के सोफे पर बैठी रूहानिका पर जाती है। उसे देखकर एकांश उसके पास चला जाता है और खुद उससे कुछ दूरी बनाकर बैठते हुए कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। रूहानिका उसे देखकर कहती है, नहीं, मेरा मन नहीं है रेस्ट करने का, और वैसे भी कार आप चला रहे थे, तो आप कुछ देर रेस्ट कर लीजिए, मैं ठीक हूँ। एकांश उसकी बात सुनकर धीरे से बड़बड़ाता है, आपके बिना नींद कहाँ आएगी? उसे बड़बड़ाते देखकर रूहानिका कहती है, आप थोड़ी तेज बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। एकांश उसकी बात सुनकर हड़बड़ाकर कहता है, पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। रूहानिका सिर हिलाकर फिर से सामने देखने लगती है। जहाँ पर वो दोनों बैठे थे, वहाँ से उनकी हवेली का गार्डन साफ दिख रहा था। साथ ही गार्डन के बीच लगा एक बड़ा सा फाउंटेन भी साफ दिख रहा था। गार्डन में कई सारे बड़े बड़े बगीचे लगे थे, जिनके बीच में एक बड़ा सा झूला था, जो काफ़ी पुराना था, महंगा और रॉयल लग रहा था। रूहानिका वो झूला देखकर खुश होकर उस तरफ इशारा करके कहती है, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? एकांश उसकी बात सुनकर उधर देखता है, फिर कहता है, हाँ जा तो सकती हो, पर अभी नहीं, हम शाम को चलेंगे ना, फिर मैं आपको पूरी हवेली भी दिखाऊंगा। उसकी बात सुनकर रूहानिका का चेहरा मुरझा जाता है, पर फिर वो खुद को संभाल कर कहती है, ठीक है। एकांश को उसका मुरझाया चेहरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उठते हुए कहता है, चलिए चलते हैं। रूहानिका उसकी बात सुनकर उसे हैरानी से देखकर कहती है, पर अभी तो आप मना कर रहे थे। एकांश मुस्कुराकर कहता है, हाँ, पर अब तो हाँ कह रहा हूँ ना, तो चलिए। उसकी बात सुनकर रूहानिका को सोचती है, पर फिर अपना सिर झटक कर कहती है, ठीक है चलिए। इतना कहकर वो उठती है और एकांश के साथ कमरे से बाहर निकल जाती है। रूहानिका ने घाघरा चोली पहन रखा था, क्योंकि वहाँ का ट्रेडिशन था, औरतों के लिए घाघरा चोली और मर्दों के लिए राजस्थानी कपड़े, जिनमें लुंगी और कुर्ता, उसके साथ सिर पर एक पगड़ी। पर एकांश और बाकी सब वहाँ कुर्ता और पैजामा पहने थे। वहीं शिवांश और रियांश ने कुर्ता और डेनिम की जीन्स पहनी थी, और नित्या ने कुर्ती और जीन्स पहनी थी। रूहानिका और एकांश गार्डन में आते हैं, तो उन्हें आसपास कोई नहीं दिखता, क्योंकि दोपहर का समय था, तो सब अपने अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे, और सारे नौकर भी अपने अपने घर थोड़ी देर आराम करने गए थे। रूहानिका एकांश का हाथ पकड़कर झूले के पास ले जाती है। वहीं एकांश के दिल की धड़कनें रूहानिका की इस हरकत पर तेज हो जाती हैं, और होठों पर अनायासी एक मुस्कुराहट खिल जाती है। रूहानिका झूले के पास आकर एकांश का हाथ छोड़कर कहती है, चलिए ना, बैठते हैं। उसकी बात सुनकर एकांश होश में आता है और रूहानिका के साथ झूले पर बैठता है। फिर अपने पैर का इस्तेमाल करके झूले को झुलाने लगता है। रूहानिका मज़े से बैठी मुस्कुराकर झूले का अनुभव ले रही थी। वहीं एकांश मुस्कुराते हुए प्यार से एकटक रूहानिका के चेहरे पर आई खुशी को देख रहा था। कुछ देर बाद नन्ही वहां आती है, तो एकांश को झूला झूलते देखकर उसके पास आकर मुस्कुराकर कहती है, आप अब तक कभी नहीं बदले। उसकी बात सुनकर एकांश और रूहानिका उसे देखते हैं। जहाँ रूहानिका के चेहरे की मुस्कुराहट उसको देखते ही गायब हो जाती है, वहीं एकांश सहजता से सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देता है। नन्ही एकांश की दूसरी तरफ बैठते हुए कहती है, चलिए अब जलाइए। उसकी यह हरकत रूहानिका को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती,
पर वो एकांश को खामोश देखकर खुद भी खामोश रहती है। वहीं एकांश नन्ही की बगल में बैठने पर रुहानिका की तरफ खिसक जाता है, जिससे दोनों के बीच की दूरियां कम हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब बैठ जाते हैं। एकांश फिर से झूला झुलाने लगता है तो नन्ही पुराने दिनों को याद करके कहती है, याद है आप एकांश, बचपन में आप और मैं ऐसे ही दोपहर में यहाँ आकर अक्सर झूला झूलते थे, क्योंकि हमें दोपहर के समय नींद नहीं आती थी। उसकी बात सुनकर एकांश सिर्फ इतना ही कहता है, हाँ। एकांश को इस वक्त नन्ही का आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कहाँ वो रूहानिका के साथ अकेले में कुछ समय बिताना चाह रहा था और कहाँ नन्ही आ गई। नन्ही फिर से कहती है, अच्छा एकांश, आपने तो अब अपना काफ़ी नाम कमा लिया है, काफ़ी बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं आप। मैंने पढ़ा था मैगजीन में आपके बारे में। कांग्रेचुलेसन्स बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड जीतने के लिए। एकांश उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराकर थैंक यू कहता है। वहीं रूहानिका चिढ़कर नन्ही को देखती है, फिर कुछ सोचकर उठते हुए कहती है, अच्छा मैं कमरे में चलती हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। उसकी बात सुनकर नन्ही मुस्कुराकर कहती है, ओके आप आराम कर लो। फिर एकांश की तरफ मुड़कर, और आप बताइए क्या क्या किया आपने इतने समय में। हाँ, आपको मेरी बिल्कुल याद नहीं आई। आपने मुझे एक भी कॉल क्यों नहीं किया और मासी से भी मेरा हाल चाल नहीं लिया। ऐसा कहते हुए वो एकांत से बातें करने लगी। वहीं रूहानिका को वहाँ अकेलापन सा महसूस होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। कमरे में आकर रूहानिका खुद से कहती है, वो तो ऐसे बात कर रही थी, पर एकांश जी वो तो कुछ बहाना बना सकते थे, पर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। अभी कुछ देर पहले तो कह रहे थे यू आर माई स्पेशल वन, और अब कैसे नन्ही से बात कर रहे हैं। इतना कहकर वो मुंह बनाकर बेड पर बैठ जाती है। वहीं एकांश बेचारा चाह कर भी नहीं उठ पाता, क्योंकि नन्ही ने उसे पकड़कर बैठा रखा था और अगर वो उसे कुछ बोलता तो शायद नन्ही को बुरा लग जाए। इसलिए वो खामोशी से नन्ही की बातें सुन रहा था और सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दे रहा था। शाम को सब लोग हॉल में एकत्रित थे। सभी औरतें अपने लिए कल के फंक्शन में पहनने वाले कपड़े सिलेक्ट कर रही थीं। वहीं सारे आदमी एक ओर बैठे उन्हें देख रहे थे। स्वर्णा जी आपके लिए कल फंक्शन में पहनने वाली साड़ी सिलेक्ट कर रही थी। तभी उनकी नज़र राजवीर पर जाती है, जो उन्हें दूसरी साड़ी उठाने का इशारा कर रहे थे। स्वर्णा जी दूसरी साड़ी उठाकर उसे अपने कंधे पर लगाकर राजवीर को दिखाती हैं, तो राजवीर जी मुस्कुराकर उन्हें इशारा करके उसे लेने को कहते हैं। स्वर्णा जी शर्माकर वो साड़ी अलग रख देती हैं, तो सावित्री जी कहती हैं, बड़ी बहू आपने ले ली अपने लिए साड़ी। स्वर्णा जी उनके अचानक बोलने पर घबरा जाती हैं, पर फिर खुद को संभाल कर कहती हैं, जी माँ जी। सावित्री जी सिर हिलाकर गायत्री जी से बातें करने लगती हैं। वहीं पूजा जी अपने लिए ऑरेंज कलर की साड़ी सिलेक्ट करके उसे अपने कंधे पर लगाकर सामने देखती हैं, तो रणविजय जी नामे सिर हिलाकर उसे मना कर देते हैं। पूजा जी दूसरी साड़ी उठाकर उसे अपने कंधे पर लगाकर दिखाती हैं, तो रणविजय जी वो भी मना कर देते हैं। ऐसे करते हुए पूजा जी कई साड़ियाँ अपने कंधे पर लगाकर उन्हें दिखाती हैं, पर रणविजय जी सभी साड़ियों में इशारे से कोई ना कोई नुक्स निकाल देते हैं, जिससे पूजा जी को अब गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में खड़े होकर कहती हैं, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं अपनी पसंद से ले लूँगी। पूजा जी की बात सुनकर सब उन्हें देखने लगते हैं। वहीं रणविजय जी हड़बड़ाकर अपना फ़ोन निकालकर उसे देखने की एक्टिंग करने लगते हैं, तो गायत्री जी कहती हैं, क्या बात है पूजा बहू, किसे पसंद नहीं आ रहा यहाँ की साड़ियाँ। उनकी आवाज़ सुनकर पूजा जी को सबके होने का एहसास होता है, जिससे वो झेप कर बहाना बनाते हुए कहती हैं, वो नित्या को कोई साड़ी पसंद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा मैं खुद देख लेती हूँ। उनकी बात सुनकर नित्या, जो कि रियांश की बगल में सोफे पर बैठी अपना फ़ोन चला रही थी, वो कहती है, पर मम्मा मैं तो। पूजा जी उसकी बात बीच में काट कर कहती हैं, हाँ हाँ ठीक है, मैं अपनी पसंद की ही साड़ी ले लूँगी। नित्या उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है, तो रियांश उसके कान में फुसफुसाकर कहता है, मोटी कभी मोबाइल से बाहर भी देख लिया करो, तब पता चलेगा कि आसपास क्या चल रहा है। चाचू को साड़ी पसंद नहीं आ रही थी और वो रिजेक्ट कर रहे थे, तो छोटी माँ को गुस्सा आ गया, इसलिए उन्होंने ऐसे कहा। रियांश की बात सुनकर पहले तो नित्या मुंह बनाती है, फिर बात को समझते हुए शांति से फिर से अपने फ़ोन पर ध्यान लगा देती है, जिसे देखकर रियांश नामे से हिला देता है। पूजा जी खुद अपने लिए सबसे पहली वाली साड़ी सिलेक्ट करती हैं, फिर कौशल्या जी की मदद करने लगती हैं बांटने वाली साड़ियाँ सिलेक्ट करने में। वहीं रुहानिका बैठी अपने लिए लहंगा साड़ी देख रही थी,
जो कि स्पेशली गायत्री जी ने उसके लिए मंगवाई थी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी नन्ही आकर उसकी बगल में बैठती है और अपने लिए लहंगा साड़ी देखने लगती है। फिर कुछ समय बाद नन्ही इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाती है तो सामने एकांश को देखकर कहती है, एकांश, 1 मिनट यहाँ आइए। उसके ऐसे बुलाने पर सब उसे देखने लगते हैं, सिवाय गायत्री जी और सावित्री जी के। वो दोनों अपनी बातों में व्यस्त रहती हैं। सबको ही नन्ही का ऐसे एकांश को बुलाना अजीब लगा था, और कौशल्या जी को भी कुछ खास पसंद नहीं आई थी ये चीज़ें, पर वो अकेले में नन्ही से बात करने का सोचकर खामोश रहती हैं और पूजा जी के साथ मिलकर फिर से अपने काम में लग जाती हैं। वही वानर सेना नन्ही के ऐसे बुलाने पर नन्ही को अपने खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। उन्हें शुरू से ही नन्ही में कुछ डिफेक्ट लग रहा था और अब उसकी हरकतें उन्हें इरिटेट कर रही थी। इन सब में एकांश भी हैरान था, पर वो कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहता था, इसलिए वो शांति से नन्ही के पास जाकर कहता है, जी कोई काम था? नन्ही उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर कहती है, हाँ एक्चुअली इन लहंगा साड़ियों में मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, तो क्या आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा सिलेक्ट कर सकते हैं प्लीज़? उसकी बात सुनकर एकांश हैरानी से उसे देखता है। वहीं रुहानिका नन्ही को घूरने लगती है। बाकी सब अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी, पर बानर सेना ने उसकी बात सुन ली थी और उन्हें नन्ही पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। उनका बस चलता उनका बस चलता तो वो भी नन्ही का सामान फेंक करके उसे उसके घर भेज देते। एकांश हैरानी से कहता है, आप चाहती हैं कि आपके लिए कपड़े मैं सिलेक्ट करूं? नन्ही मुस्कुराकर कहती है, हाँ, और फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? आई मीन हम फ्रेंड्स हैं और आप इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए प्लीज़। उसके बार बार कहने पर एकांश बिना मन के उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगता है। वहीं रुहानिका जब यह देखती है तो उसकी आंखों में नमी आ जाती है, जिन्हें सबसे छिपाते हुए वो अपने लिए कपड़े देखने लगती है। तभी रियांश, जिससे अब सहा नहीं जाता, वो आकर रुहानिका की बगल में बैठकर कहता है, लाइए भाभी, मैं आपके लिए एक अच्छी सी साड़ी सिलेक्ट करता हूँ। उसकी बात सुनकर रुहानिका झूठी मुस्कान के साथ उसे देखती है, तो रियांश और वो मिलकर अलग अलग साड़ियाँ देखने लगते हैं। तभी रियांश एक क्रीम और रेड बॉर्डर की गोल्डन वर्क वाली लहंगा साड़ी सिलेक्ट करके कहता है, ये आप पर अच्छी लगेगी। रुहानिका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है, क्योंकि वो साड़ी वाकई बहुत खूबसूरत थी। फिर कहती है, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है रियांश। रियांश स्टाइल से अपने कुर्ते का कॉलर उठाकर कहता है, वो तो है, मैं हूँ ही स्पेशल, तो मेरी पसंद भी स्पेशल और यूनिक होगी ना। उसकी इस हरकत पर रुहानिका खुलकर हंस देती है, जिसे देखकर रियाज भी मुस्कुरा देता है। वहीं एकांश को रियाज का ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए रियाज के उठते ही एकांश एक पीच कलर का लहंगा साड़ी रुहानिका को देते हुए धीरे से कहता है, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये ले लीजिए। उसकी बात सुनकर रुहानिका उसे घूरती है। फिर वो साड़ी वहीं रखकर रियाज की पसंद की हुई साड़ी लेकर सावित्री जी को दिखाने चली जाती है। सावित्री जी भी वो साड़ी पसंद करती हैं। फिर रुहानिका पानी पीने का कहकर किचन की ओर चली जाती है। किचन में जाकर रुहानिका पानी गिलास में निकाल कर पीने को होती है कि अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे रुहानिका मुड़कर देखती है तो एकांश को देखकर बेरुखी से कहती है, मेरा हाथ छोड़िए। एकांश उसकी बात सुनकर उसे देखकर कहता है, नहीं, पहले आप बताइए, आपने मेरी पसंद की हुई साड़ी क्यों नहीं ली? रुहानिका उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए कहती है, आपने क्यों पसंद की मेरे लिए? जाकर अपनी नन्ही के लिए पसंद कीजिए ना। और वैसे भी मुझे रियाज की पसंद की हुई साड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो अब मैं तो वही पहनूंगी। इतना कहकर वो अपना हाथ छुड़ाने लगती है, पर एकांश अपनी पकड़ उसके हाथ पर मजबूत करके कहता है, आप कल के फंक्शन में मेरी सिलेक्ट की हुई साड़ी ही पहनेंगी। रुहानिका उसकी आंखों में देखकर कहती है, और अगर नहीं पहनी तो? एकांश भी उसकी आंखों में देखकर सर्द आवाज में कहता है, तो मैं नन्ही को शॉपिंग पर ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर रुहानिका का मुंह हैरानी से खुला रह जाता है। वहीं एकांश उसका हाथ छोड़कर टेढ़ा मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। रुहानिका उसके जाने के बाद खुद से कहती है, ये खुद को समझते क्या है? इन्हें क्या लगता है कि इनकी इस धमकी से मैं इनकी पसंदीदा साड़ी पहनूंगी? हरगिज नहीं, मैं तो अब रियाज की पसंदीदा साड़ी ही पहनूंगी। कर ले इन्हें जो करना है। उसकी यह बात एकांश, जो कि वही दरवाजे पर खड़ा था, वो सुन लेता है और फिर कहता है, ठीक है, फिर देखते हैं आप मेरी पसंदीदा साड़ी पहनेंगी या फिर रियांश की। पर हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा कि एकांत सिंह राठौर अपनी बातें कभी भूलता नहीं और जो कहता है वो करके दिखाता है।
सो जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं रुहानिका उसकी पीठ को घूरने लगती है। वहीं एकाज किचन से थोड़ी दूरी पर आकर मुस्कुराकर खुद से कहता है, इन्हें छेड़ने का भी एक अलग ही मजा है, पर आई होप इन सबको ये सीरियस ना ले ले। फिलहाल तो पहले मुझे नंदनी का कुछ करना पड़ेगा, वरना जो मैरिड लाइफ अभी मेरी शुरू भी नहीं हुई है ना, उसे नंदनी शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगी। इतना कहकर वो हॉल की तरफ बढ़ जाता है। क्या नन्ही लाएगी एकांश और रुहानिका को करीब, या कर देगी उन्हें और एक दूसरे से दूर? रुहानिका एकांश की पसंदीदा साड़ी पहनेगी या रियांश की? जानने के लिए पढ़िए कहानी का नेक्स्ट पार्ट।